ऑल राइट, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, दिस इज आवर थर्ड पार्ट टुडे। ऑल राइट, क्या देखो जो जो चीजें हम लोगों ने कर ली है उसके ऊपर तो डिस्कशन कर ही लेंगे। ये मैंने आप लोगों को बेसिक फ्लो बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या उन लोगों का वेटेज है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर दीज वेटेज आर अवेलेबल, राइट। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं देन मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है ना, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। ऑल राइट, क्या then in the last class I have discussed with all of you the few important facts about India's national income, है ना। तो फटाफट से क्विक रिवीजन लेंगे। फर्स्ट टाइम इंडिया की जो नेशनल इनकम थी किसने कैलकुलेट करी थी भैया? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। इंडिया की इनकम कैलकुलेट कितनी हुई थी? 340 करोड़। पर कैपिटा इनकम कितना था? 20 रुपए। फर्स्ट टाइम साइंटिफिक एस्टिमेशन किसने किया था? VKRV राव ने, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1949 के अंदर नेशनल इनकम कमेटी सेटअप होती है। चेयरमैनशिप किसकी मिलती है इसके अंदर? है ना, PC मेलानोबिस की, जिसको हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम दो लोग और थे, DR गदगिल एंड VKRV राव। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, है ना, CSO यानी बेसिकली क्या हो गया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है नेशन का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, ठीक है। और CSO किसके अंडर में आता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इज इट क्लियर? क्या बोलो, क्लियर है बात यहां तक? इसके आगे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था दैट देयर आर फ्यू बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। करवाया था ये अपन ने? किया था या नहीं किया था? कल बेसिक एक्टिविटीज किया था ना कल हमने, ठीक है, कि देयर आर 4 बेसिक एक्टिविटीज। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, देन कंजप्शन, देन बेसिकली क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, एंड देन क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। दोज हु हैव जॉइंड द क्लास फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वो लोग बैकअप वाली क्लासेस से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं पर्सनली आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेक्टर समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस, है ना, प्रिवेलिंग बिटवीन ऑल दीज 4 सेक्टर्स। तो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको आप फर्म्स भी बोलते हो, बिजनेस फर्म्स भी बोलते हो, बिजनेस हाउसेस भी बोलते हो, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ द नेशन, राइट। क्या, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस किसी नेशन के अंदर ये 2 सेक्टर्स हैं, कौन कौन से? सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा क्या हो गया? फर्म्स, तीसरा क्या हो गया? गवर्नमेंट, एंड फोर्थ हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ एन इकोनॉमी कंसिस्ट दीज 2 सेक्टर्स, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस कैन बी कॉल्ड एज 2 सेक्टर इकोनॉमी, है ना। इफ अ इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ दीज 3 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर इकोनॉमी, ओके। एंड इफ इकोनॉमी कंसिस्ट ऑल दीज 4 सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? द एक्सटर्नल सेक्टर। क्या बोलते हैं? द एक्सटर्नल सेक्टर। देन जो इकोनॉमी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलोगे इसको? 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब हर सेक्टर का क्या रोल है ये भी मैंने आप लोगों के साथ में डिफाइन किया था ना। हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड जो होते हैं दीज आर द प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, है ना। मैंने कहा था मोटा भाई ने जियो लगाया, जियो के लिए उनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ी। दीज आर कॉल्ड एज द फैक्टर सर्विसेज, है ना। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स आएंगे कहां से? दीज ऑल फैक्टर्स विल कम फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? दीज आर द प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। एंड इसके साथ साथ में इनको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम मिलती है, यानी ये लोग रेसिपेंट है किसके? फैक्टर इनकम के। इसके अलावा हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स जो है प्रोड्यूसर ने जो सामान बनाया है उसका डिमांड भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूसर ने जो सामान बनाया है उसका डिमांड भी करते हैं। सो दीज आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द नेशन बाय द प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड के क्या क्या काम है फटाफट से बताओगे क्या मेरे को? सबसे पहला ये फैक्टर सर्विसेज देंगे, किसको देंगे? प्रोड्यूसर्स को यानी फर्म्स को। और दूसरा क्या करेंगे? ये उनसे गुड्स एंड सर्विसेज भी लेंगे। सो फर्स्टली दे आर द प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड सेकेंडली दे आर द रेसिपेंट ऑफ फैक्टर इनकम। इसके साथ साथ में ये जो हाउस होल्ड है ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते भी हैं बाय डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है क्या? प्रोड्यूसर का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर? प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और सेल किसको करता है?
इकोनॉमी के अंदर जो हमारा प्रोड्यूसर है उसकी बनाई हुई गुड्स को कौन कौन खरीद सकता है? सबसे पहला हाउस होल्ड खरीद सकता है, गवर्नमेंट खरीद सकता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खरीद सकता है, और एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से भी खरीद सकता है। समझ रहे हो? एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से भी खरीद सकता है ना। जैसे कि भैया गन्ने का जूस निकालने वाला जो पर्सन है ना, जूस वेंडर, वो क्या है? प्रोड्यूसर है एक। उसने गन्ने का जूस निकालने की मशीन खरीदी, कहां से? अहमदाबाद से या राजकोट से। तो अहमदाबाद से या राजकोट से जो पर्सन गन्ने का जूस बनाने की मशीन बेच रहा है वो भी एक वेंडर है, वो भी प्रोड्यूसर है, और गन्ने का जूस बेचने वाला भी बेसिकली क्या है? प्रोड्यूसर है। तो एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाले लोग। ये फैक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, उन्हें फैक्टर इनकम देते हैं। जनता में हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, दूसरे प्रोड्यूसर्स को ये अपनी गुड्स क्या करते हैं? सेल भी करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट का मेजरली काम है बेसिकली लोगों का वेलफेयर करना, लोगों के लिए जितनी भी तमाम गुड्स एंड जो भी बेसिकली सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो देना, और सोसाइटी के अंदर क्या करना? डेवलपमेंट करना, क्यूमुलेटिव बेसिकली डेवलपमेंट करना, और पब्लिक गुड्स क्या करना? देना, है ना। आगे जाके दो टॉपिक और आएंगे, पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स, है ना। क्या आएगा? पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। जैसे पार्क है आप लोगों का, ये कैसा है? पब्लिक गुड्स है। इसी के ऊपर किसी की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिस पार्क। आपका एक जो नॉर्मल पार्क है उसमें किसी को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो क्या आप? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते। लेकिन किसी सोसाइटी का पार्क है, वहां पे कोई जा पाएगा क्या? इजी गोइंग नहीं जा पाएगा। उसको वही एक्सेस करेगा जिसने उस सोसाइटी में प्रीमियम पे किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। दूरदर्शन कौन प्रोवाइड करवा रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। ये कैसा गुड्स है? पब्लिक गुड्स है। लेकिन सोनी टीवी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सोनी एंटरटेनमेंट इंडिया प्रोवाइड करवा रहा है। ये कैसा गुड्स है? प्राइवेट गुड्स है। दूरदर्शन के लिए चाहे आप पैसा पे करो या नहीं करो, फिर भी आप उसको देख सकते हो, लेकिन सोनी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। समझ गए क्या मेरी बात को? तो गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पब्लिक गुड्स क्या करता है? मार्केट में बेसिकली देता है लोगों को, वेलफेयर के लिए काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम इट, गवर्नमेंट लोगों की इनकम के ऊपर, उनके प्रॉफिट्स के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करते हैं उनसे टैक्सेस भी क्या करता है? कलेक्ट करता है। एंड लोगों को या प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवाता है। ये प्रोड्यूसर्स से गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या करता है? खरीदता है। और कई सारे लोगों को काम भी देता है गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं। आई बात समझ में? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से चीजें खरीदता भी है। आई बात समझ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता भी है और हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज देता भी है। तो सबका रोल तुम लोगों को डिफाइन होना चाहिए कि इकोनॉमी में हाउस होल्ड का रोल क्या है, प्रोड्यूसर का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रोल क्या है। ठीक है ना। चलिए, इससे जब हम लोग आगे बढ़े थे तो मैंने बताया था आप लोगों को कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है बेटा? लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। यानी जो एंटरप्रेन्योर है वो बेसिकली क्या ले जाता है? प्रॉफिट ले जाता है ना। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी आप लोगों को कि प्रॉफिट जब प्रोड्यूसर्स को मिलता है तो इस प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं बेटा? 3 हिस्से होते हैं ना। ये कौन सा प्रॉफिट है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है। एक कंपनी के प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं बेटा? 3 हिस्से होते हैं। देयर विल बी 3 पार्ट्स ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी के पास जब भी प्रॉफिट आता है तो नेशन का सबसे बड़ा भिखमंगा कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या बोलता है? आप मुझे इस प्रॉफिट के ऊपर सीपीटी दो। सीपीटी का मतलब क्या हुआ? टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, है ना। क्यूमुलेटिवली इट इज नोन एज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या रहता है? प्रॉफिट के ऊपर से टैक्स आता है। प्रॉफिट किसकी इनकम है? एक कंपनी की इनकम है, एंटरप्रेन्योर की इनकम है, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या रहता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्या सारा प्रॉफिट हमेशा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? प्रॉफिट होता किसका है? उन लोगों का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों का जिन्होंने रिस्क लिया। तो कंपनी कभी भी अपना पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो उसमें से कुछ पैसा क्या करती है? बचा के रखती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सेविंग, या हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग।
क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। वो लोग समझ में आया क्या? रिजर्व्स जो आप लोग बनाते हो ना, वो यही प्रॉफिट में से ही तो एक हिस्सा निकलता है। अच्छा, जब हम लोगों ने टैक्स दे दिया, जब हम लोगों ने कुछ पैसा बचा लिया, इसके बाद जो बचा कुचा पैसा है उसके ऊपर हक किसका होता है? जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जो कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी उनको हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं बेटा? डिविडेंड देते हैं। तो ये बात आज से याद कर लेना दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, सीपीटी, सीएस एंड डी। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैंने फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम पढ़ाया था, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? ऐसी इनकम जो फैक्टर सर्विसेज दे के मिली हो, है ना। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज मिली हो। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी अगर आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के अलावा कोई भी इनकम मिल रही है या आपका बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपके लिए कैसी इनकम है बेटा? ट्रांसफर इनकम है। कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। ये ट्रांसफर इनकम कैसी होती है? अनअर्न्ड होती है, आप कमाते नहीं हो इसको, है ना। कोई इंसान आपके ऊपर क्या कर रहा है? दया कर रहा है ना। जबकि फैक्टर इनकम क्या होती है? अर्न्ड होती है। फैक्टर इनकम को हम लोग बाइलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं, क्योंकि कुछ देते हैं उसके बदले में हमें क्या होता है? कुछ मिलता है। आप लैंड दोगे तो रेंट मिलेगा, आप सर्विसेज दोगे अपनी तो आपको वेजेस मिलेगा, आप अपनी कैपिटल दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और रिस्क लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अपन इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर या वन साइडेड पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वन साइडेड पेमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तो है फैक्टर इनकम। यही 4 इनकम फैक्टर इनकम होती है, इसके अलावा कोई भी दूसरी इनकम फैक्टर इनकम नहीं होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या हो सकती है? पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ठीक है। फिर इसके आगे जब हम लोग बढ़े थे तो हम लोगों को एक डिफरेंशिएशन समझना था कि सर डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम में एक बात निकल के आई थी। क्या निकल के आई थी? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या निकल के आया था बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट ना, डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम में एक बात निकल के आई थी, वो क्या? नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमें इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर अब बात करनी, यानी आने वाली ये जो क्लास है और इसकी नेक्स्ट क्लास है, ये इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है? बेस्ड है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गए तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, दोनों ही बेसिकली जो इनकम होती है वो किसका सम होती है? वो फैक्टर इनकम का सम होती है। किसका सम होती है बेटा? फैक्टर इनकम का। डोमेस्टिक इनकम के लिए यू कैन सी इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। नो मैटर हु हैज जनरेटेड इट, हमें मतलब नहीं है वो चाहे नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट करे या फिर नॉन रेजिडेंट जनरेट करे। ऑन द कॉन्ट्ररी, नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नो मैटर whether it has been generated within the domestic territory or from outside the domestic territory, चाहे घर में जनरेट हुई हो या घर से बाहर से आई हो। क्लियर है क्या? मैंने हिंदी में बिल्कुल क्लियर लिखवाया था आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज इसी डोमेस्टिक टेरिटरी पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर? इसी डोमेस्टिक टेरिटरी पे हम लोग बात करने वाले हैं ना। प्लीज ट्राई टू रीड व्हाट इज गिवन हियर। क्या लिखा है थोड़ा सा देखो और समझो, ठीक है। क्या लिखा है देखो जरा फटाफट से। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? इन अ लेमेन्स लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। लेकिन ये किसके लिए? एक आम आदमी की भाषा। अब आम आदमी कौन है? दिल्ली में बैठा हुआ आम आदमी? क्या केजरीवाल की बात कर रहे हैं क्या अपन? नहीं, आम आदमी का मतलब हम और आप, राइट क्या? एक लेमन क्या समझता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? अगर आपको बोलूं मैं डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे इंडिया की टेरिटरी, क्या समझोगे? कि जहां पे मोदी जी आराम से कुछ कर सकते हैं, जहां जहां मोदी जी मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है ना। क्लियर? वो बेसिकली हमारे लिए क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। बट डोमेस्टिक टेरिटरी की इससे जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है उसके ऊपर वन बाय वन बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, ये बेसिकली बात करते हैं। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नोबडी विल बी सेइंग यू कि डिफाइन करो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, बट डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट क्या? चलो, है ना।
देखो जरा ध्यान रखना कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली जिसे हम लोग बोलते हैं उसको अब रिप्लेस कर सकते हो किससे? इकोनॉमिक टेरिटरी से। किससे? इकोनॉमिक टेरिटरी से। सो इफ समवन विल बी सेइंग डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी बोथ मींस द सेम। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी। अब यूनाइटेड नेशन क्या डिफाइन करता है डोमेस्टिक टेरिटरी को, इकोनॉमिक टेरिटरी को? समझना अपने पास। ये कहता है इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, यानी ये वो ज्योग्राफिकल एरिया है विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। जिसको कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल ऑफ दैट नेशन सर्क्यूलेट्स फ्रीली। क्या उस देश के लोग, उस देश का गुड्स और उस देश का पैसा क्या कर पाए? फ्रीली सर्क्यूलेट कर पाए। डेफिनेशन किसने दी? यूनाइटेड नेशंस ने। किसने डेफिनेशन दी? यूनाइटेड नेशन ने। कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगी? जहां पे आपकी कंट्री के लोग, आपकी कंट्री का सामान और आपकी कंट्री का कैपिटल फ्रीली सर्क्यूलेट कर पाएगा, है ना। अगर हम लोग अपना गुड्स यूएसए में बेचने जाएं तो यूएसए, ट्रम्प बाबा भी क्या कर रहे हैं? मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो ट्रम्प को टैरिफ नामक बीमारी हो चुकी है ना। डोगरा जो है वो बूढ़ी उम्र के अंदर क्या हो गया? सटिया गया है। वैसी सिचुएशन है, कभी ईरान पे हमला कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, पता ही नहीं उसको मैं क्या कर रहा हूँ। और हकीकत में उसकी खुद की जो बेसिकली पॉपुलेशन है, वहां के लोग हैं, वो खुद परेशान है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के लोग परेशान है, यूएसए के खुद के लोग परेशान है, क्योंकि जिस रिसोर्सेज को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है वो इतना ईजी नहीं है। आपके घर से कोई रिसोर्सेज छीनने की कोशिश करेगा तो आप उसको इजीली छीने दोगे क्या? नहीं ना। ठीक है, आप क्या बोलोगे? भैया नेशन हमारा, हमारी मर्जी, हम क्या करें क्या नहीं करें, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले? और ये रिसोर्सेज सिर्फ ईरान की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड सबकी रिक्वायरमेंट है ये। और वो क्या चाहता है कि भैया ये चीज कंप्लीटली मेरे को मिल जाए। ऐसा कोई पॉसिबल होने देगा क्या? ठीक है ना, कोई भी ऐसा पॉसिबल होने नहीं देगा, राइट क्या? चलिए, कहां भाग गया भाई? वेट अ मिनट। ठीक है ना, कोई भी ऐसा पॉसिबल होने नहीं देगा। ठीक है, तो समझना यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है? यूनाइटेड नेशन बोलता है इकोनॉमिक टेरिटरी इज दैट ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। किसके पर्सन, किसकी गुड्स और किसकी कैपिटल? उस नेशन की गुड्स, उस नेशन के पर्सन और उस नेशन की कैपिटल। अब समझो अपने पास में, मैं एक पिक्चर बताता हूं, आप लोगों को याद करना है ना। 2-3 पिक्चर है जिसके बारे में मैं रेफरेंस लेता हूं जनरली हमेशा। बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी थी आपने? सबने देखी थी। पाकिस्तान से एक बच्ची आई जिसका नाम था मुन्नी, सलमान खान से मिलती है। ठीक है, सलमान खान उसको कहां लेके जाता है? पाकिस्तान लेके जाता है। उससे पहले कहां लेके जाता है? अपने घर। उसके बाद में पाकिस्तान एम्बेसी। पता है? याद आया पिक्चर का सीन? ठीक है, और पाकिस्तान एम्बेसी ले जाके क्या बोलता है कि अरे साहब ये आपके ही नेशन की बच्ची है, आपके ही मुल्क की बिटिया है ये। ठीक है ना, क्या बोला वो? कि आपके ही मुल्क की ये बच्ची है। और याद करो उस सीन में बाहर एकदम से दंगे छिड़ जाते हैं और सलमान खान को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और पिक्चर याद दिलाता हूं। एयरलिफ्ट मूवी देखी किसी ने? एयरलिफ्ट देखी किसी ने भी? नहीं देखी? ठीक है, कभी देखना अपने पास में, उसका एक आध दो सीन है। एयरलिफ्ट मूवी के अंदर अक्षय कुमार था। ठीक है ना, कतर के अंदर की बेसिकली स्टोरी है। वहां पे वो एम्बेसडर होता है। ठीक है ना, रंजीत कातियाल करके ऐसा कुछ नाम है उस कैरेक्टर का, है ना। बेसिकली वहां पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन था कि इराक या ईरान की तरफ से कुछ वहां का जो लीडर था वो वहां पे अटैक्स कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन ये कोई भी लीडर, मतलब इतनी पॉलिटिकल पावर होती है इन लोगों के अंदर कि अगर एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, तो इंडियन एम्बेसी पे वो लोग कभी भी अटैक नहीं कर सकते। आपकी लड़ाई किससे है? कतर से है, ईरान की या इराक की? समझ रहे हो? जैसे यूएसए और ईरान क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। यूएसए ने अगर ईरान के अंदर इंडियन एम्बेसी पे मिसाइल डाल दी तो यहां से इंडिया क्या बोलेगा? ये ईरान पे हमला नहीं है। किस पे हमला है? ये मेरे पे हमला है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? कि ईरान में कोई भी इंडियन अगर मरा तो अमेरिका हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही जैसे अमेरिका क्या बोलता है कि तुम्हारे इंडिया में अगर कोई भी यूएसए का बंदा मरा तो इंडिया हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ये सोच लेना। तो अगर आप इन लोगों की एम्बेसीज पे अटैक कर रहे हो, इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? इन पे अटैक कर रहे हो।
सर आप बोलोगे सर एम्बेसी तो इंडिया में लोकेटेड है यूएसए की, पाकिस्तान वाले जहां वहां जाके बम फोड़ दें तो इंडिया की गलती नहीं, पाकिस्तान की गलती है, ठीक है। क्योंकि ये जो यूएसए की एम्बेसी है ना, ये यूएसए के घर से दूर अपने घर में उसका एक दूसरा घर, समझ रहे हो क्या है, यूएसए के घर से दूर उसके ज्योग्राफिकल एरिया पे नहीं है ये हमारे ज्योग्राफिकल एरिया पे उसका एक दूसरा घर है। अच्छा ऐसे ही हमारे घर से दूर किसी दूसरे के घर में हमने भी तो अपना दूसरा घर बना रखा है। अगर हमने इंडिया में पाकिस्तान को जगह दी, यूएसए को जगह दी, म्यांमार को जगह दी, चाइना को जगह दी, ईरान को जगह दी, रशिया को जगह दी कि भैया तुम लोग अपनी एम्बेसीज बना लो यहां पे तुम्हारा रेजिडेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, वो लोग यहां आएंगे उनकी हेल्प चाहिएगी, तो हमको भी तो तुम अपनी कंट्री में जगह दो। आई बात समझ में? तो जैसे हमने अपने घर में उनको एक दूसरा घर दे रखा है जहां पे हमारे लॉ एंड ऑर्डर चलेंगे, क्या हमारे लोग इजीली जाएंगे, क्या हमारी गुड्स इजीली बिकेगी, क्या हमारी कैपिटल इजीली सर्कुलेट करेगी, क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। लेकिन इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में है वहां ट्रंप पंचायती कर सकता है क्या? रशिया के अंदर पुतिन पंचायती कर सकता है क्या? मोदी जी क्या बोलेंगे, मेरी मर्जी, जब मैं तेरे यहां पे तेरे टांग नहीं अड़ा रहा तो तू मेरे यहां पे क्यों टांग अड़ा रहा है? यानी उनके घर में भी हमारे एक दूसरे घर हैं। आ रही है बात समझ में? तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है, हिस्सा है, चाहे वो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे हो या नहीं हो। समझ में आ रही है बात? न्यू दिल्ली के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी, रशिया एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, यूके एम्बेसी, म्यांमार एम्बेसी, चाइना एम्बेसी, ये सब हमारे घर में होते हुए भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन यूएसए में मेरी एम्बेसी, चाइना में मेरी एम्बेसी, पाकिस्तान में मेरी एम्बेसी, रशिया में मेरी एम्बेसी, ईरान में मेरी एम्बेसी, इजराइल में मेरी एम्बेसी, मेरी मतलब इंडिया की एम्बेसी, ये सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहां पे इंडिया के लोग, इंडिया की कैपिटल, इंडिया का इन्वेस्टमेंट, इंडिया का गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो अब हमें क्या करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी की पॉजिटिव लिस्ट बनानी है और डोमेस्टिक टेरिटरी की नेगेटिव लिस्ट बनानी है। समझ रहे हो कि जो चीजें इंडिया के लैंड पे नहीं है बट फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, और जो चीज इंडिया के लैंड पे है लेकिन फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, कि सर जो भी इंडिया की लैंड पे है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, हमें ये समझ में आता है। फॉर अ लेमैन व्हाट वी अंडरस्टैंड, ये इंडिया की लैंड इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, नॉट पीओके। पीओके की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज दैट इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे हमारे रूल्स ऑर्डर्स ये सारे नहीं चलते। मैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, है ना, क्लियर? यहां पे तो हम क्या बोलते हैं, हमारा पॉलिटिकल बेसिकली स्टेट है ना, यहां पे हमारा कंट्रोल चलता है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं इंडिया में जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं चलता, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको क्या दिए, जितनी भी दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इंडिया में है वो। अब आप बोलोगे सर एम्बेसी और कॉन्सुलेट में फर्क होता है क्या? हाँ, किसी भी कंट्री में किसी कंट्री की एम्बेसी तो कितनी होगी, एक, कॉन्सुलेट्स ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इंडिया बहुत बड़ा शहर, मतलब बेसिकली कंट्री है, ठीक है। अब सोचो कि किसी पर्सन को वीजा लगवाना है यूएसए का, तो वो कहां आएगा? कैलकाटा का बंदा दिल्ली आएगा क्या? महाराष्ट्र का बंदा दिल्ली आएगा क्या? साउथ का बंदे को भी दिल्ली बुलाओगे तुम लोग वीजा के लिए, तो इतना ट्रैवल काहे को कराने का? तो उन्होंने कहा भैया ये वाला जो काम है ना, हम अलग अलग जोन बना देते हैं, ईस्ट जोन का ये, वेस्ट जोन का ये, साउथ जोन का ये, नॉर्थ जोन का ये, समझे? तो आप कॉन्सुलेट चले जाना, अदरवाइज आपको कहां आना पड़ेगा? एम्बेसी में आना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोगों को वीजा लगवाना है यूएसए का, तो हम लोग कहां जाएंगे? दिल्ली यूएसए की एम्बेसी जाएंगे, वहां पे बंदा बैठा होगा, वो हमसे सवाल जवाब करेगा कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है। आई बात समझ? सिर्फ उसकी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। वो अपनी कंट्री में हमको अलाउ करना चाहता है या नहीं चाहता, वो भी उसी की मर्जी चलेगी। यानी हम वहां फ्रीली जा सकते हैं क्या यूएसए में? द आंसर इज एब्सोल्युटली। आप एम्बेसी में भी नहीं जा सकते फ्रीली यार, बिना अपॉइंटमेंट के। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? इन लोगों को जो व्हीकल नंबर है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके के मिलते हैं। अपनी येलो नंबर, अपनी कैसी नंबर प्लेट होती है? व्हाइट नंबर प्लेट होती है, ठीक है ना। इन ऑफिशियल डिप्लोमेट्स की नंबर प्लेट्स भी अलग अलग होती है, ठीक है, वैसा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर। इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स द लैंड, क्लियर क्या? लैंड,
नेशनल एयर स्पेस, क्या नेशनल एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर, क्या टेरिटोरियल वाटर, नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस इन इंटरनेशनल वाटर्स, कहां पे इंटरनेशनल वाटर्स में। आपको सबको पता है ना जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है ना, जो सी है जो ओशियन है उसके नीचे बहुत सारे रिसोर्सेज दबे हुए पड़े हैं, गैस है, कंप्रेस्ड गैस है, सारी वहीं से तो निकलती है, क्रूड निकल रहा है सारा के सारा, है ना। इफ वर्कड बाय रेजिडेंट यूनिट, रेजिडेंट मतलब इंडिया के किसी रेजिडेंट को ठेका मिला है, जैसे कि मान लो श्रीलंका जो है, श्रीलंका के नीचे की तरफ अगर देखोगे साउथ की तरफ क्या है, पानी पानी है, क्या है, पानी पानी है। अब श्रीलंका बोलता है इस पानी के ऊपर मेरा हक है, समझ रहे हो। अच्छा, इंडिया के नीचे भी पानी है, श्रीलंका के नीचे भी पानी है, बांग्लादेश के साइड में भी क्या है, पानी है। बांग्लादेश बोलता है भैया देखो ऐसी बात है, ये रिसोर्सेस तो हमारे हैं लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इसके एक्सट्रैक्शन की, समझ रहे हो। तो अडानी ने बोला, मोटा भाई ने बोला कि एक काम कर, रिसोर्सेस तेरे, मैं उसको लीज पे ले रहा हूं, जितना ऑयल निकालूंगा तेरे को पैसे दूंगा, बाकी का मैं क्या करूंगा, मेरे घर पे ले जाऊंगा, रिफाइनिंग मेरी, सब कुछ मेरे, तेरे पास तो वैसे भी पैसे नहीं है, या तो संभाल के बैठा रहे या फिर कमाई का जरिया बना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको दे रहा हूं पैसे, उस जगह को लीज पे लिए, यहां से जो भी ऑयल निकालूंगा उसका कुछ पैसा तुझे भी दूंगा, कुछ पैसा बेसिकली मैं कमाऊंगा, इसको रिफाइन करके मेरी मर्जी, मेरे को जहां बेचना है बेचूंगा। तो वो जो रिलायंस है वो एनरोल्ड कहां पे, लिस्टेड कहां पे, इंडिया में। कहां लिस्टेड है वो, इंडिया में लिस्टेड है, यानी वो इंडिया का क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट। क्या हो गया, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। और इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट को अगर कहीं पे स्पेसिफिक राइट मिले एक्सट्रैक्शन के, तो वो जो रिफाइनरी होगी ना जहां पे एक्सट्रैक्शन साइट जो है वो भी किसकी मानी जाएगी, इंडिया की, क्योंकि वहां पे श्रीलंकन गवर्नमेंट या बांग्लादेश गवर्नमेंट पंगा कर सकती है क्या, कुछ नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा, समझना इसको, बहुत डिटेल्ड है ये दो टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल या नॉर्मल रेजिडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है क्या, ये दो चीजें समझ में आ गई तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने जो थे वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या आता है, जमीन, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, और बाहर क्या है, पानी, ठीक है। इस पानी पे भी कोई भी आके ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरा आके, इस पानी पे भी सर्टेन लिमिट तक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज हो रखी होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि इतना पानी हमारा होगा, इतना पानी हमारा होगा, इतना पानी हमारा होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ, अभी समझा रहा हूं कंप्लीटली डिटेल के अंदर, समझना इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो लैंड हो गया, क्या हो गया, लैंड हो गया, नेशनल एयर स्पेस हो गया। आपको पता है जब हम लोगों को बेसिकली पाकिस्तान से और हम लोगों का जब इशू चल रहा था तो पाकिस्तान ने क्या कहा, हम तुम्हारी फ्लाइट्स को हमारे थ्रू यहां से रूट होने नहीं देंगे, है ना, क्लियर। ऐसे हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर ईरान क्या बोल रहा है, मेरे यहां से कोई भी शिप होके नहीं जाएगा, या तो घुमा के ले जाओ। सियूज कैनाल का कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो सियूज कैनाल का कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो अपने को अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर की तरफ लोकेटेड है, तो हम क्या करें, इंडिया से साउथ से पूरा घूम के जाएं, क्या फ्यूल ज्यादा लगेगा, हमने क्या कहा यहां से ऊपर से पाकिस्तान से एंट्री मारते हैं और सीधा अफगानिस्तान के अंदर लैंड कर लेंगे। पाकिस्तान बोले मैं अपने एयर स्पेस में आने नहीं दूंगा, क्या कर लोगे तुम, वो अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर सकता है, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो उसके ऊपर उसका हक है कि यहां से फ्लाइट आने देनी है या फिर नहीं आने देनी, क्लियर है क्या, ठीक है। तो नेशनल एयर स्पेस भी डोमेस्टिक टेरिटरी की कैटेगरी में आता है। टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स की बात क्या कर रहा हूं मैं, जो नीचे पानी है ना इंडिया के बिल्कुल आसपास जो पानी है नीचे की तरफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। इस पानी में कुछ लिमिट तक, कुछ किलोमीटर तक हमारा क्या है, हक है कि इस लिमिट तक हम लोग कुछ भी करें वो हमारा होगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हमारी होगी, ठीक है। एंड नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ गैस एंड ऑयल, ठीक है, इन इंटरनेशनल वाटर्स, तभी जब उसको ओन कौन करता है, हमारे देश की रेजिडेंट यूनिट ओन करते हैं या फिर हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट हो, ठीक है। एंड टेरिटोरियल एनक्लेव्स अब्रॉड, टेरिटोरियल एनक्लेव्स अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, जो एम्बेसीज है, जो कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया के जो हमारे देश से बाहर लोकेटेड है ना, सच एज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशंस एंड मिलिट्री बेसेस। अब आप बोलोगे सर हमारे मिलिट्री बेस किसी दूसरे देश में क्या करेंगे, थोड़े दिन पहले की अगर स्टोरी याद करोगे तो यूएसए जो था बहुत समय तक अफगानिस्तान में उसने अपने मिलिट्री बेस बना के रखे थे। तालिबान गवर्नमेंट आई, तालिबानी जितने भी थे बेसिकली उन्होंने कहा यूएसए भाग जाओ यहां से,
और अभी 2021-22 की बात है जब यूएसए ने काफी सालों बाद वहां रहने के बाद में अपना वो बेस खाली कर दिया, सब कुछ एज इट इज छोड़ छुड़ा के क्या हो गए, अपने सारे के सारे जो ऑफिशियल्स थे, जो डिप्लोमेट्स वहां थे, जो मिलिट्री स्टाफ था, सबको क्या किया उन लोगों ने बुला दिया, क्योंकि तालिबानी उनको घेर के खड़े हो गए थे, या तो इनको मार देंगे या इनको भगा के ले जाओ यहां से। समझ रहे हो? तो अमेरिका क्या बोल रहा था, हम अफगानिस्तान का बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप करी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यूएसए ने अपने मिलिट्री जो स्टाफ थे वो कहां बैठा रखे थे, अफगानिस्तान में बैठा रखे थे। अब वो किसकी बात मानेंगे बताओ, यूएसए की बात मानेंगे या अफगानिस्तान की बात मानेंगे? तो जब यूएसए की बात मानेंगे तो वो जो बेसिकली जो कैंप है जहां पे यूएसए के लोग बैठे हैं वो किसकी टेरिटरी मानी जाएगी, यूएसए की कि अफगानिस्तान की? और जब यूएसए भाग गया तो अब वो किसकी टेरिटरी है, अफगानिस्तान, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तालिबान। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? क्लैरिटी है सब लोगों को? ठीक है, चलें आगे। अब जरा सुनना, इट एक्सक्लूड्स, है ना, हमने क्या लिखा था, इंक्लूड तो क्या क्या करता है समझ में आ गया, है ना, इंक्लूड क्या क्या करता है समझ में आ गया था ना, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूड क्या क्या करता है, इट एक्सक्लूड्स द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एनक्लेव्स that are the parts of country's own geographical territory. Extra territorial enclaves that are the part of country's own geographical territory used by, for example, diplomatic representation of foreign countries. Example अगर दूं, USA embassy in India, समझ रहे हो? तो अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो क्या ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? नहीं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तो है लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां हमारे लोग, हमारा कैपिटल और हमारा गुड्स या हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं वर्कआउट करेंगे। क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है क्या? ये बात समझ में आ गई? अब सुनना जरा, what is included and what is excluded, है ना, ध्यान रखना। so in addition to political frontiers, है ना, जो हमारे political frontiers हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है, what is included in the domestic territory, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, तरीके से पढ़ना, मजा आएगा इसको। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है समझना। सबसे पहला, टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, है ना, टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब ये नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या हुआ समझना, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। क्या हो गया? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। याद रखना इसको, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है क्या? समझ में आई बात? अब देखना जरा इस डायग्राम को, दिख रहा है आप लोगों को? ये इंडिया का नीचे वाला पूरा के पूरा कोस्टल एरिया है। आर यू एबल टू सी? दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, बात करते। देखो ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो एरिया, इसको बोलते हैं अपन बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेस लाइन। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? बेस लाइन। समझ में आ रहा है क्या? ये इंडिया की क्या है? बेस लाइन है। क्लियर? क्या है बेटा इंडिया की? है बेस लाइन। ठीक है। अब इस बेस लाइन से यहां से लेके यहां पे, क्या यहां से लेके यहां पे कितना? 12 नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल। 12 इंटू मोटा मोटा 2 कर दो, यानी 24 किलोमीटर के आसपास, 23 टू 24 किलोमीटर। ठीक है। यहां पे भी लगभग 12 नॉटिकल माइल। समझ रहे हो? यहां पे भी बेसिकली क्या 12 नॉटिकल माइल। ऐसे ही यहां पे भी क्या 12 नॉटिकल माइल। जहां जहां बेसिकली क्या है? पानी है। ये पानी किसका है? इस पानी के अंदर जो भी चीजें हैं वो किसकी है? इस पानी के ऊपर जो आसमान है वो भी किसका है? हमारा है। मतलब लैंड नहीं, ये जो वाटर है ये भी बेसिकली क्या है? हमारा है। ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर इसके आगे भी है ना, बट दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं?
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक और तरीका, ज्योग्राफी में ये बेसिकली आप लोग पढ़ते हो, लेकिन अपने को इकोनॉमिक्स में इसका रेफरेंस चाहिए, तरीके से देखना। देखो जरा, जैसे मान लो ये अपना लैंड एरिया है, समझ रहे हो क्या? आर यू एबल टू सी? ठीक है, ये अपना देखो जरा लैंड एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो बेस लाइन ऐसे डिफाइन होगी, है ना। कई बार बेसिकली क्या होता है, पानी ने बेसिकली इस लैंड को इस तरीके से कट किया है, लेकिन बेस लाइन कहां से बनती है? यहां से। समझ रहे होगे मेरी बात को? बेस लाइन कहां से बनी? ये ब्लू वाली बेस लाइन है। तो ये जो पानी है ना, ये बेस लाइन के अंदर का पानी, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर्स। सिमिलरली देखना, जैसे कि बेस लाइन ये है, फिर हमारा ये बेसिकली क्या है सर? आइलैंड है। ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली क्या है? आइलैंड। एक ये पूरा हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा क्या है? देखो जरा, आइलैंड है। तो बेस लाइन कहां से बनेगी? ये बेस लाइन बनेगी बेसिकली इधर से, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? इंटरनल वाटर। ये क्या है? इंटरनल वाटर। आर यू एबल टू सी? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब ये जो है, ये देखो बेटा, पूरा बेस लाइन है। ये क्या है? बेस लाइन, यानी मीन लो वाटर मार्क। क्लियर है क्या? और ये हिस्सा क्या हो गया? लैंड हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर आपको जो भी दिख रहा है, ये जो भी दिख रहा है, ये सब क्या है? इंटरनेशनल वाटर है। ये क्या है? इंटरनेशनल वाटर है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब समझना, अब ये जो बेस लाइन है अपनी, क्या है? बेस लाइन। इस बेस लाइन से कितना? 12 नॉटिकल माइल। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। समझ गए? ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा है सर आपका टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल। यानी यहां पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, वो हम क्या बोलेंगे? कहां पे हो रही है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। कहां हो रही है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। कहां हो रही है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। कहां से? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। कहां तक? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब मान लो एक फेरी है ना, आपने सुना होगा कॉर्डिला क्रूज के बारे में, है ना। कॉर्डिला क्रूज बेसिकली महाराष्ट्र से रवाना होता है, बॉम्बे से, ठीक है, और ये बेसिकली जाता है गोवा तक, केरल तक। कहां जाएगा? इसी बेस लाइन के अंदर अंदर ही ट्रेवल करेगा ना भाई। कोस्टल एरिया यानी सी लाइन से कितना दूर जाएगा? ये 2-4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्योंकि इसको तो क्या करना है? फेरी लगानी है ना पूरी की पूरी। आई बात समझ में? तो अब वो जो बेसिकली कॉर्डिला है, उस पे पर पर्सन का लगभग टिकट है 40 से 50 हजार रुपए के आसपास का, 2-3 नाइट्स और बेसिकली 4 डेज ऐसा होता है, ठीक है ना। बढ़िया 13-14 मंजिल ऊंचा बेसिकली वो पूरा के पूरा क्रूज है। 40-50 हजार रुपए लेते हैं बेसिकली आप लोगों से, 2 जनों के कुछ लाख रुपए के आसपास है, और अलग अलग पैकेजेस हैं उनके, ठीक है ना। महाराष्ट्र से बेसिकली गोवा तक भी जाता है, वहां से केरल तक भी जाता है, कंप्लीटली वो आपको कोस्टल एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। तो सोचो आपने 50 हजार रुपए दिए, इस 50 हजार रुपए से जो कंजप्शन आप कर रहे हो वो कहां कर रहे हो? इंडिया की लैंड पे कर रहे हो क्या? बताओ फटाफट से, इंडिया की लैंड पे कर रहे हो क्या? लैंड पे कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना। कहां कर रहे हो? पानी में। कहां कर रहे हो? पानी में। आप वहां पे कंजप्शन करोगे। जो कॉर्डिला जो शिप चला रहा है वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, यानी वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, आप भी क्या कर रहे हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। उस क्रूज के ऊपर जो स्टाफ है वो भी कहां काम कर रहा है? पानी में। उसको सैलरी भी मिल रही है। कहां काम करने की? लैंड पे काम करने की? पानी में काम करने की। आ रही है क्या बात समझ में? तो इस पूरी जगह पे कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है तो ये कहां मानी जाएगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई भी मानी जाएगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है। मान लो कोस्टल एरिया से आप 1 किलोमीटर आगे किसी ने एक फ्लोटिंग होटल बना दी। दुबई के अंदर अगर आप लोग देखोगे पाम आइलैंड बने हुए, आर्टिफिशियल बेसिकली आइलैंड्स है। क्या है? आर्टिफिशियल आइलैंड है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि जो अपनी बेस लाइन है, उस बेस लाइन के 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने कुछ इस तरह की शेप के अंदर, है ना, इस तरह की शेप के अंदर सिटी बसा रखी है पूरी की पूरी। कभी देखना अपने पास में दुबई के अंदर पाम आइलैंड्स को, आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। इस जगह पे क्या सिनेरियो कर रखा है? एक मिनट बोलो ना, ठीक है। ये पाम आइलैंड बना रखा है। पाम आइलैंड किसकी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की, बेसिकली दुबई की इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। तो अभी अपने काम की चीज क्या है? अपने काम की चीज सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स है। क्या है बेटा? 12 नॉटिकल माइल्स। इस 12 नॉटिकल माइल के और आगे 12 नॉटिकल माइल, ये क्या होता है? कंटीजियस जोन होता है। क्या होता है बेटा?
कंटीजियस जोन होता है। क्लियर है क्या? ये अपने काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ क्या है? बेस लाइन से 12 किलोमीटर। क्या है? बेस लाइन से 12 किलोमीटर। अगर उस एरिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, so that activity would be supposed to be happening on India's domestic territory, no matter that is happening on the Indian land or not, that is happening on the Indian international water। क्या ये बात क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? पक्का? चलूं आगे? समझ में आ गया अच्छे से? चलो चले ना आगे। 12 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू 1.852 किलोमीटर्स। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल क्या है? ये है बेसिकली सर टेरिटोरियल सी, है ना। बेस लाइन से 200 किलोमीटर तक अपना राज है। कितने किलोमीटर तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स तक। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक किसका राज है भैया? अपना राज है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है क्या? आई बात समझ में? और ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये 200 किलोमीटर के बाद, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आता है आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर्स। क्लियर है? हमको सिर्फ किससे मतलब है? 12 नॉटिकल माइल से मतलब है। इस पानी में बहुत सारे फ्लोटिंग रिग्स अवेलेबल होते हैं, जहां पे हम लोग बेसिकली ड्रिलिंग की हेल्प से क्या करेंगे? बेसिकली क्रूड ऑयल्स वगैरह निकालते हैं, है ना। इसके अंदर शिपिंग एक्टिविटीज भी होती है, इसके अंदर फिशिंग एक्टिविटीज भी होती है। आपने देखा होगा ना, इंटरनेशनल वाटर्स के द्वारिका जाओगे, वहां पे जो फिशरमैन है, इन्हीं इंटरनेशनल वाटर्स में से जाके फिशेस कैच करके लेके आते हैं और मार्केट में आके क्या करते हैं? सेल करते हैं। मतलब फ्री का सामान मिला, समुद्री फल ये लोग बेसिकली इसको बोलते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं? लोग सेल करते हैं 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, जैसे फिश मिली वैसा बेसिकली क्या है इन लोगों का प्राइस। समझे? तो ये क्या है? ये बेसिकली अर्निंग कर रहे हैं ना। कहां से कर रहे हैं? उसी एरिया से जाके अर्निंग कर रहे हैं। सो दैट विल बी रिगार्डेड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेशन। क्लियर है क्या? चलो अब बात करते हैं आगे। सेकंड और क्या इंक्लूड होता है? तो पहली बात तो क्या इंक्लूड है? ज्योग्राफिकल एरिया में, है ना, हमारी पॉलिटिकल बेसिकली एरिया के अलावा क्या इंक्लूड है? टेरिटोरियल वाटर। सेकंड थिंग क्या इंक्लूड है? देखना सेकंड पॉइंट, ट्राई टू सी। ठीक है ना। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। शिप्स बोले तो वाटर शिप, जिसके मैंने अभी जैसे बात करी है आप लोगों से, है ना, कॉर्डिला जैसे चल रहा है। ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू नेशंस। क्या बोल रहा हूं मैं? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। कंट्रोल किसका हो इसके ऊपर? इंडिया के रेजिडेंट का। किसका हो? इंडिया के रेजिडेंट का, मतलब इंडियन रेजिडेंट का। इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लो विजय माल्या किंगफिशर चलाता था, किंगफिशर एयरलाइन चलती थी, इंडिया से पाकिस्तान के बीच, इंडिया से यूएसए के बीच चल रही है। तो जो प्लेन उड़ रहा है वो किसका प्लेन है? इंडिया का। अगर वो प्लेन इंडिया की एयर स्पेस में है तो भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान की एयर स्पेस में तो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। हो सकता है उस किंगफिशर ने अपना प्लेन लगा रखा हो रशिया और चाइना के बीच, ऐसा रूट उसको मिल गया, स्टिल वो प्लेन किसका माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। अगर कोई उसके ऊपर अटैक करता है, इसका मतलब आपने किस पे अटैक किया? इंडिया पे अटैक किया। किस पे अटैक किया? इंडिया पे अटैक किया। टाटा सॉरी एयर इंडिया जो है किसके पास है भाई? पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। देखो इनिशियली थी भी टाटा के पास, समझना अपने पास में इसको। एयर इंडिया 1932 बेसिकली इसके पास ही, टाटा के पास थी। जिस समय पे इंडिया में नेशनलाइजेशन चल रहा था, यानी एक सरकार क्या बोल रही थी? हर चीज हम बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? हर चीज हम बनाएंगे। क्लियर क्या? उस समय ये एयरलाइंस किसके पास में आ गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। अभी हाल फिलहाल ये एयरलाइंस का बेसिकली क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और ये एयरलाइंस किसको बेच दी गई वापस से? कि भैया टाटा तुम अपना खुद रखो। ठीक है। टाटा ने बेसिकली एयर इंडिया को क्या किया? बेसिकली यू समझ लो अपने पास में इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया और टाटा ने इसमें क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। अब ये जो एयर इंडिया एक ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। एयर इंडिया का प्लेन सिंगापुर से यूएसए के बीच चल रहा है। कहां चल रहा है? सिंगापुर से यूएसए का कोई रूट एयर इंडिया को मिल गया। अब ये एयर इंडिया का अगर प्लेन उड़ रहा है तो इसको कंट्रोल कौन करता है? टाटा सन्स। कौन कंट्रोल करता है? टाटा सन्स। तो ये प्लेन क्या माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं पे भी उड़े किसका माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। जरूरी नहीं है कि सर इंडिया से यूएसए, इंडिया से चाइना, ये बेसिकली ट्रेवल कर, कहीं पे भी उड़े। एयर इंडिया रजिस्टर कहां है?
इंडिया में। अब उसका तो काम है ना फ्लाइटें उड़ाना, तो फ्लाइट जरूरी थोड़ी ना इंडिया से ही कहीं जाएगी, कहीं पे भी ऑपरेशन मिल गया उसको। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? जैसे कि अपने यहाँ का जोधपुर का जीएन ट्रेवल्स है, ठीक है ना, उसको एक रूट मिल गया गुजरात से लेके मुंबई का, लेकिन वो रजिस्टर कहां पे? राजस्थान में रजिस्टर है ना, तो वो इनकम कहां सबमिट करेगा? वापस राजस्थान में सबमिट करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि राजस्थान में बेसिकली क्या करूंगा, अर्निंग करूंगा, मेरे को अपना वर्क एक्सपेंशन करना है। सीए पॉइंट पहले दिल्ली में भी लोकेटेड था, लेकिन हमारा मोटिव क्या था, इंडिया में ही हम लोगों को जोधपुर में रहकर क्या करना है, काम करना है। हेड ऑफिस कहां है? यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू नेशन, ये क्या माने जाएंगे? उड़ता, मतलब चलता फिरता उड़ता हुआ इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है क्या? ठीक है। तीसरी बात देखो फटाफट से, सिर्फ इंक्लूडिंग वाला अपन देखेंगे आज, नॉन इंक्लूडिंग कल देखेंगे, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अब गैस रिग्स क्या होती है? बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना, जहां से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोस्टल एरियाज जो है ना, जो भी ओशियंस हैं, वहां पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस के भंडार है, वहां से हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। क्लियर? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अगेन बोल रहा हूं, इसका ओनरशिप कंट्रोलिंग किसके पास होना चाहिए? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के पास में। कहां पे? इन टेरिटोरियल वाटर्स, यानी हमारे टेरिटोरियल वाटर में। कहां तक? 12 नॉटिकल माइल तक। हमारा राइट है, हम खुद निकाल रहे हैं। या फिर जहां पे हमको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाए एक्सट्रैक्शन के, इन एनी अदर नेशन। जैसे मैंने क्या कहा, मोटा भाई को राइट दे दिए किसने? श्रीलंकन गवर्नमेंट ने या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, कि मोटा भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, आप निकालो इसको। समझ गए क्या? तो मोटा भाई कहां के? इंडिया के। अब वो जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वहां पे मोदी जी जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज आर द रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि अब्रॉड लोकेटेड होते हैं ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनना ध्यान से, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ नेशन, है ना, ये नेशन है, नेशनल मत करना, ठीक है ना, नेशन लोकेटेड इन एनी अदर नेशन, है ना। अब ये जो पिक्चर यहां बनी हुई है, ये क्या है? सुनना, दिख रहा है आपको? ये है इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडिया का फ्लैग दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये पिक्चर है इंडियन एम्बेसी इन यूएसए की। यहां पे किसके हुक्म चलेंगे बताओ जरा मेरे को? मोदी जी के, यानी इंडियन गवर्नमेंट के हुक्म चलेंगे। ट्रंप आके पंचायती करे तो उसको करने देंगे क्या? पंचायती के भाग जा भाई यहां से, तेरी पंचायती तू व्हाइट हाउस में जाके कर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। सो फटाफट से मुझे बताओ, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला, टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। सेकंड, ships and aircrafts operated by normal residents. Floating platforms, natural oil gas rigs located in territorial waters of the nation or where the country has exclusive extraction rights. And last but not the least, embassies of the nation or consulates located in any other nation. ये सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। क्लियर है क्या? बोलो समझ में आया? आई होप कि ये सेशन सब लोगों को समझ में आया होगा। ऑलराइट, चलिए भैया, आज के लिए क्लास को करते हैं इधर ही स्टॉप। हेलो।